हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल के साथ। तो कल हमारी जो वीडियो आई थी वो फिजिक्स के ऊपर थी, 9th क्लास के बच्चों के लिए, और उसी का जो नेक्स्ट सेशन है वो आज अपन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अपन लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 9th क्लास की मोशन चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। आज अपन क्या करेंगे कि वो जो 3 इक्वेशन अपन ने कल पढ़े थे, लॉज ऑफ इक्वेशंस, जो गैलीलियो गैलीली ने दिए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये जो 3 इक्वेशंस कल अपन ने पढ़े थे, आज अपन उनके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन उन इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं, उन इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो अपन उनके डिफरेंट फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सारी टाइप की बॉडीज के ऊपर काम करते हैं, यानी कि वो जो बॉडी होगी वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही होगी तो भी ये इक्वेशंस काम आएंगे। अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी तो भी ये इक्वेशंस काम आएंगे। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी, समझ रहे हो आप बात को, फ्री फॉल इस तरीके से, ठीक है, उसको अपन ने रिलीज कर दिया, फ्री फॉल कर रही होगी तो भी ये इक्वेशंस काम आएंगे। और अगर कोई बॉडी को अपन ने ऊपर वर्टिकली थ्रो किया है तो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी मोशंस हैं, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी मास ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हर एक मास ऑब्जेक्ट के लिए जो इक्वेशंस बनेंगे और उनके क्वेश्चंस बनेंगे, उनके बारे में अगर अपन को जो मालूम करना है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह के बारे में, तो हर जगह पर ये इक्वेशंस काम आने वाले हैं। रेंज वगैरह अपन पता करते हैं 11th क्लास में, जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आइए अपन देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन काम कहाँ कहाँ आते हैं। पहली जगह जो काम आते हैं सबसे पहले, तो इनको सिंपल बोल सकते हैं अपन कि ये हॉरिजॉन्टल में मोशन करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। सो दे आर अप्लाइड टू any mass object, any mass object, ब्रैकेट में आप मैटर बोल सकते हो, which is in motion, which is in motion। कोई भी मास ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, यहां पे ये इक्वेशंस काम कर सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। इसको और ज्यादा अगर अपन एग्जांपल्स में देखते हैं तो सपोज फ्री फॉल, मूविंग अ कार, बस, ETC, मतलब कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, बाइक, साइकिल, और वी आर जस्ट वॉकिंग, तो उसके जगह पे भी सारे के सारे इक्वेशंस काम आएंगे। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो, ठीक है ना, तो यहां पे क्या, थ्रो। अब थ्रो अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड और विथ सम एंगल, ठीक है। तो देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज थ्रो vertically upward, and the second one is throw with some angle, throw with angle, yes, with the horizontal, ठीक है, या ग्राउंड, थ्रो with ground, which ground। तो अपन यहाँ पे समझेंगे
इसके दो मोशन है। एग्जांपल को अगर मैं आपको यहाँ पे विजुलाइज करके दिखाऊं तो सपोज करिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने क्या किया, ऊपर की ओर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर मूव करने लगा और ये मूव करते हुए वापस आके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो ये अगर अपन का ग्राउंड होगा, ठीक है, अगर ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, तो यहाँ से इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट फिगर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड। सपोज करिए कि अपन किसी एंगल के साथ में उसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। सपोज दिस इज द ग्राउंड and this is an object which is thrown with this with some angle which is theta। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे जाएगा मूव करते हुए, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और ये फाइनली यहाँ पे होगा। तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव करके यहाँ पे गिरेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अपन ने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, किसी भी चीज को प्रक्षेप कर दिया। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप करना, मतलब इस तरीके से थ्रो करना। जब अपन बॉल को थ्रो करते हैं ना तो वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। और ये जब हम किसी चीज को इस तरीके से ऊपर फेंकते हैं तो ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन में जाएगा। तो और एक चीज और होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का भी डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो फ्री फॉल में कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज ऑब्जेक्ट है एंड सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड, और इसको अपन ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। इसको अपन ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये नीचे आकर के गिरने लगेगा, ठीक है, और ग्राउंड पे आ जाएगा। कोई भी चीज़ को अगर अपन इस तरीके से उसको छोड़ देते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब है ना, गिर रहा है बिना किसी रुकावट के। तो अपन ने जस्ट उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इन सभी केसेस में हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as। तो ये जो तीन इक्वेशंस आप अपने सामने देख रहे हैं, इन तीन इक्वेशंस का ही खेल है काइनेमेटिक्स में, और हर जगह पे लगभग इन इक्वेशंस का यूज किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो हमें इन इक्वेशंस को 9th क्लास में ही बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस स्टैंडर्ड पे अगर अपन इन चीज़ों को समझते हैं तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा टाइम मिलता है चीज़ों को प्रोसेस करने में। तो इन इक्वेशंस का बेसिक नॉलेज अगर आप 9th क्लास में सिंसियरली ले लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप 11th में जाएंगे तो ये आपके लिए पहली बार नहीं होगा जब आप इनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय पे चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग और अलग लेवल पे और ज़्यादा डिटेल्ड में दिखाई देगा, आपको विजुलाइज होगा। जैसे जैसे आप लोग बड़े होगे, ग्रो करोगे, तो मेरा ये कहना है कि आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ना केवल मेरी वीडियोस के बाद मतलब वीडियोस देखना चाहिए, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि जो जो मैंने आपको बताया है उसको आप बाकायदा मेरे साथ में लिखते चलें, और लिखने के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको पूछूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस का भी मुझे आंसर कमेंट में करते चलें। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा और यकीनन आपको भी आएगा जब मेरा आंसर आएगा और जब मेरी शाबाशी आएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो अपन एक एक काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अपन मानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मूव हो रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव हो रही है तो उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में बेस्ट बुक्स हैं, या अपन बोल सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट बेस्ट बुक्स हैं एनसीईआरटीज, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो हमारा सिलेबस तय किया है वो बहुत गजब है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। दैट मीन्स आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप उन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, ठीक है, और उनके पीछे आप सोचें, आप उनका सॉल्यूशन ना देख लें, जस्ट यू हैव टू थिंक फॉर दोज क्वेश्चंस, so that you can improve your imagination, you can improve your persistence, ठीक है, कि आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि आप वो पढ़ रहे हो, आपको एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार आप समझ रहे हो, 3 बार समझ रहे हो, तो आप मेहनत करो, ठीक है, आप जूझ रहे हो उन चीज़ से, और जब तक आप जूझोगे नहीं फिजिक्स आएगी नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है, और ये दुनिया की किसी भी चीज़ का एक रूल है कि आपको जूझना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। सपोज करते हैं
कंडीशन अपन बना लेते हैं, क्वेश्चन अपन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है क्लास में, तो जब मैं आई थिंक पढ़ रहा था अपनी क्लासेस में, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ दैट स्कूल ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपन अगर प्रॉब्लम मेक कर पाएंगे तो अपन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। तो ट्राई टू मेक सम प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ आफ्टर रीडिंग दोज एग्जाम्पल्स और दोज क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, एनसीईआरटी। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक क्या है, गन है, एंड दिस गन हैज अ बुलेट। और जब इस गन से ये क्या है, ये बुलेट है, ठीक है। तो ये जो बुलेट है जब ये फायर होगी, ठीक है ना, तो थोड़ी सी बड़ी बन गई बुलेट, डजंट मैटर, ठीक है। अपन को समझने से मतलब है, जब ये बुलेट फायर होगी तो उस सिचुएशन को अगर आपको समझना है तो यही एग्जांपल क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अपन समझ पाएंगे। तो क्या होगा कि कम से कम चीज़ों से मैं आपको मोटिवेट भी कर पाऊंगा और आपको सिखा भी पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके से ये इक्वेशंस होते हैं उसी तरीके से लॉज भी हैं जो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अपन को यहाँ पे फोकस करना है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो गन है और ये जो बुलेट है, ठीक है, दिस इज गन एंड दिस इज बुलेट, ठीक है। तो ये जो बुलेट है और ये जो गन है, ये दोनों के दोनों मोशन में है ही नहीं, मतलब u बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसका भी u बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि ये u g मान लेते हैं और ये u b मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, 0 है, दोनों के दोनों मोशन में नहीं है। अपन जिस गन को पकड़ के खड़े हुए हैं, सो देयर इज नो मोशन इन बुलेट एंड ऑल्सो गन, करेक्ट। बट व्हेन वी फायर्ड, व्हेन वी फायर, ठीक है ना, जब अपन फायर करते हैं, नॉट फायर्ड, तो जब अपन फायर करते हैं तो क्या होता है कि ये जो गन होती है, ठीक है ना, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, ये जो Vg है और ये जो Vb है, तो ऑब्वियस बात है Vb तो काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि ये बुलेट जो निकली है उसकी स्पीड मान लेते हैं अपन 500 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी ज़्यादा है क्या, चलो मान लेते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुलेट है हमारे पास, काफ़ी अच्छा गन है। तो 500 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है, ठीक है। काम करते हैं किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो भी बच्चों को लगा होगा सर मीटर पर सेकंड कर दिया आपने, किलोमीटर पर आवर कर दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या मैटर करता है, एक्चुअल में कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को आपस में एक्सचेंज करते आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे मान लिया। अब अपन को ये मालूम नहीं है, बट ये 0 नहीं होगा, ये जो Vg है वो ऑब्वियस बात है 0 नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, अपन ये कैलकुलेट भी करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दिस इज 3 स्टार पॉइंट। एंड दिस वेलोसिटी ऑफ गन, दिस वेलोसिटी ऑफ गन। सो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, दोनों के आंसर भी मैं ही दे दूंगा, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को याद रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप मेरे साथ में नोट्स बना सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन अपन को करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ गन, what will be the direction of gun with respect to bullet, with respect to bullet। यहाँ पे शायद एक ही एल हो गया था,
bullet after firing. So the first question जो आपको सोचना चाहिए और आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में, कि भाई फायरिंग के बाद, जब फायरिंग हो गई तो उसके बाद हमारी जो गन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ गन, नॉट डायरेक्शन ऑफ गन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन ऑफ द गन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू बुलेट आफ्टर फायरिंग. तो मतलब जब फायर हो गया तो अपन देखते हैं दर्द दर्द इस तरीके से. तो अपन को एक से आप बताया जाता है ट्रेनिंग वगैरह में, जो भी बच्चे एनसीसी वगैरह में जाते होंगे या जिन्होंने भी कभी सुना होगा, देखा होगा या कभी गन वगैरह चलाई होगी, तो उनको ये बताया जाता है कि बंदूक को इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए, इस तरीके से पकड़ना चाहिए. क्योंकि अगर आपको झटका लगता है तो आपका ये जो एल्बो है वो आपकी बॉडी को हिट नहीं करेगा. अगर आप ऐसे पकड़ते हो तो ये यहाँ पे हिट कर सकता है और आपकी पसलियाँ भी टूट सकती हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो फाइनली इससे ये साबित होता है कि जो गन है जब अपन फायर करते हैं तो बुलेट बहुत तेज़ी से जब आगे की ओर निकलती है तो उसको एक धक्का मिलता है गन को पीछे की ओर. ठीक है, चूँकि वो ज़्यादा मास में होती है तो उतना स्पीड से पीछे नहीं जाती जितना स्पीड से बुलेट आगे जाती है. ठीक है, अदरवाइज अपन लोग भी फिर जाएंगे. ठीक है, और एक दो मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग बाग जब बजूका वगैरह चलाते हैं जैसे धर के, है ना, कंधे पे, है ना, बड़े बड़े, तो उनको पीछे की ओर धक्का लगता है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. तो रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं इसको. ओके, सो डायरेक्शन क्या होगा एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेलोसिटी. ठीक है ना. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, तो व्हाट ना मान के अपन एक क्वेश्चन पूछते हैं, इज देयर एनी नेम, इज देयर एनी नेम of the velocity, of the velocity of gun. तो यस, इन दोनों के आंसर क्या हैं? तो इन दोनों के आंसर आपको इस तरीके से मिलते हैं कि आफ्टर फायरिंग जब गन की बात करेंगे अपन तो गन पीछे की ओर जाएगा. ठीक है, जहाँ पे भी बुलेट जाएगा तो बुलेट के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा. पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. उसने पूछा है कि आफ्टर फायरिंग जब बुलेट आगे जाती है तो गन बुलेट के रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगी, है ना. तो क्या सेम डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आफ्टर फायरिंग बुलेट की डायरेक्शन अगर ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बुलेट. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, वी लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं. और यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा. ठीक है, और यहाँ पे भी वी लगाते हैं, जी लगाते हैं, डायरेक्शन लिख देते हैं. सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज अपोजिट. ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन. करेक्ट है, तो मतलब इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ में डायरेक्शंस होती हैं उनका इंपॉर्टेंस होता है तो उनको अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. तो ये बुलेट की डायरेक्शन होगी और उसके अपोजिट क्या होगी, ये होगी. एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी. रिकॉइल वेलोसिटी, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका नाम क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी. तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आपको दूसरे वाले क्वेश्चन का. तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं अपन. आंसर फर्स्ट, करेक्ट. द फर्स्ट आंसर इज, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे. ओके, मैं थोड़ा आगे से लिखूंगा. सो आंसर फर्स्ट, आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, सो डजंट मैटर, बाकी आपको आंसर दिखाई देगा. तो पहले वाले का आंसर क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द velocity of the bullet. Correct. So the direction of the velocity of the gun is opposite to
the direction of the velocity of the bullet, करेक्ट। अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी कि अगर बुलेट की डायरेक्शन दिस तो गन की डायरेक्शन दिस, वी बी और बी जी, वेक्टर लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एंड द सेकेंड आंसर यस, दिस वेलोसिटी हैज़ अ स्पेशल नेम विच इज़ कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या है, अपन इसको सेपरेशन दे सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो लिखने समय। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? रिकॉइल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस स्पेशल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 2, दिस इज द आंसर 2, ठीक है ना, याद रखना है आपको रिकॉइल वेलोसिटी। और सेकेंड चैप्टर में अपन ये भी समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ, वो आपको लिखना है कि रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए अपन किस कॉन्सेप्ट का, फिजिक्स के किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी का पता करने के लिए। फाइनली अपन ने यहाँ पे एक चीज समझी कि किस तरीके से डायरेक्शन वगैरह यूज किया जाता है। और यहाँ पे जब मोशन होगा इस बुलेट का, तो जब ये बुलेट मूव करेगी तो ये किसी ना किसी जाके ऑब्जेक्ट को जरूर हिट करेगी। तो आपको इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं जब अपन गन को फायर करते हैं, तो जब गन को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो वो जो पीछे की ओर धक्का लगता है यानी कि जो पीछे की ओर उसका मोशन होता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन ये इस तरीके से समझेंगे, ये जो बुलेट है जब किसी को हिट करेगी तो क्या होगा, और उस हिट करते समय में कितना टाइम लगेगा उसको हिट करने में, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, अगर वो इस स्पीड से जा रही है तो कितने टाइम में वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, और कितना, ये भी देखेंगे अपन, और ये भी अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितना ज़्यादा वो किसी भी हार्ड वुडन सरफेस पर अगर हिट करते हैं, फायर करते हैं अपन, तो हार्ड वुडन सरफेस के कितने अंदर, कितना इंच या कितना सेंटीमीटर अंदर वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। तो इसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे और इन्हीं इक्वेशंस की मदद से करते हैं। फिर बाद में अपन ये भी समझेंगे कि फ्री फॉल को इक्वेशंस में कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फ्री फॉल का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला मैटर मिटा देते हैं और यहाँ पे अपन फ्री फॉल को समझेंगे। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट्स, और फ्री फॉल को समझने के साथ में अपन उसके बारे में कुछ चीज़ें याद भी रखेंगे जो अपन यहाँ पे लिख के आपको मैं बताऊंगा। तो अपन को यहाँ पे क्या समझना है, फ्री फॉलिंग समझना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको सेपरेट ना करके इसको अपन ऐड कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली फ्री फॉलिंग, फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो अपन रिलीज कर देते हैं किसी भी हाइट से, सो दैट टाइप ऑफ फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी किसी चीज़ को अपन रिलीज करेंगे किसी भी हाइट से तो ये नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक एक करके बड़े आराम से मैं बताऊंगा। आप लोग को लिखते आना है, अपने नोट्स को बनाना है मेरे साथ में ही, और साथ ही साथ में आपको करना क्या है कि कोई भी चीज़ जब अपन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो आप एक बार तो मेरे पढ़ाते समय पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो कि अगर एक बार आपने मेरे पढ़ाते समय पढ़ा और उसके बाद में आपने इसको लगभग 8 से 10 घंटे में रिवाइज़ कर लिया, और उसके बाद में लगभग 2 दिन में रिवाइज़ कर लिया, फिर उसके बाद में लगभग 5 दिन बाद फिर रिवाइज़ कर लिया, और उसके बाद में 7 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से रिवाइज़ कर लिया, तो ये आपका हमेशा के लिए चलेगा। और यकीन मानो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगर आपकी इच्छा किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने की है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी अन्य दूसरी फील्ड से रिलेट करते हैं। तो 12th लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें अगर पीसीएम आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन 200% आते हैं, ठीक है। और आगे चल के अगर आप किसी एसएससी और काइंड ऑफ एग्जाम्स के बारे में आप सोचते हैं, यूपीएससी वगैरह, तो उसमें भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको ये जो नॉलेज है अगर आप अभी गेन करते हो और उसको मेहनत से आप उसको क्या कर लेते हो, सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। हमारे एक सर थे बहुत पहले, तो वो सिद्धि बोला करते थे कि वो
हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, और सिद्धि के लिए तपस्या करनी पड़ती है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि सपोज करते हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का नाम अपन दे देते हैं ए, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, अब ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में इसको मैंने पकड़ा हुआ है इस तरीके से, इस पेन को स्टार्टिंग में क्या है, पकड़ा हुआ है। क्या मैंने इसको कोई स्पीड दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखेंगे अपन कि यहाँ पे u बराबर 0 होगा, लेकिन जैसे ये इसको अपन वेलोसिटी, जैसे इसको अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जैसे अपन इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, और ये नीचे गिरता जाएगा, और यहाँ पे आके आराम से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए था, इसका मास कुछ भी हो सकता है, तो मास मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो 1 kg था, सपोज द सिंपलेस्ट थिंग, जिसमें अपन को कैलकुलेशंस में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, अपन को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो 1 kg था और ये नीचे गिरा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि जब ये नीचे गिर रहा है तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लगेगा, क्या इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लगेगा, तो आप बोलोगे यस सर लगेगा, ग्रेविटी, क्योंकि नीचे गिर क्यों रहा है, अर्थ इसको खींच रही है। अब अर्थ किसी चीज को खींचती है तो वो क्या लगाती है, ग्रेविटी लगाती है। तो ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या होगा, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे u तो 0 है, अब ये नीचे गिर रहा है तो 100% v 0 नहीं होगा। भाई स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, अगर स्पीड नहीं होती तो वो रुका रहता, लेकिन स्पीड आ गई तो नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने लगा का मतलब है कि इसके पास में वेलोसिटी है, मतलब v इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू 0 बट v इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर v 0 नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और कितने ना कितने टाइम में तो चेंज होगी, तो टाइम टेकन लेने के बाद तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें एक्सेलरेशन है, यस, आंसर इज यस, यस। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, u से v जा रहे हैं, मतलब u पहले 0 था और उसके बाद में v कुछ हो जाएगा, जो भी हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी, बट उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा, ठीक है। तो यस देयर इज एन एक्सेलरेशन कॉल्ड ग्रेविटी, यस, अपन यहाँ पे दैट इज ग्रेविटी लिख देते हैं और चुपचाप से निकल जाते हैं, ठीक है। दैट इज ग्रेविटी, ऑब्वियसली दैट इज, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी। ग्रेविटी जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g से। इसकी पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू जो अपन ले लेते हैं ग्रेविटी के लिए, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलमोस्ट अर्थ की ज़्यादातर जगह पे इस तरीके से ही ग्रेविटी का यूज़ होता है, मतलब इसी वैल्यू का अपन यूज़ करते हैं। कभी कभी अपनी कन्वीनियंस के लिए, कभी कभी अपनी कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशंस के इजी बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए कई बार इसको लगभग 10 मान लिया जाएगा। कितना मान लिया जाएगा, 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 9.81 है, मतलब कि 10 से लगभग 0.19 दूर है, तो 19 लगभग बहुत कम वैल्यू है, तो इसको अपन 10 मान लेते हैं कभी कभी। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होती हैं, जब अपन रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू को जितना ज़्यादा करेक्ट लेना पड़ जाए उतना ज़्यादा लेना चाहिए, 10 नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हमारे छोटे छोटे एरर भी बहुत बड़े बड़े एरर साबित होंगे, ठीक है। तो अपन अपनी नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए, एकेडमिक्स के लिए आप उसको कई बार 10 ले लेते हो और कई बार नहीं भी लेते हो। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तभी आपको 10 मानना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिस s विच इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा h में, दैट इज कॉल्ड हाइट। अगर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और फिजिक्स के बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में
अपने वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, तो सभी चीज़ों का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आगे समझते हैं यहाँ पे। अब अपन देखें यहाँ पे ये जो 3 इक्वेशन है उसको किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नीचे जो 2 डायग्राम हैं उन दोनों डायग्राम्स को अपन रब कर देते हैं। तो इसके बाद में अपन को यहाँ पे इस फ्री फॉल कंडीशन में उन तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे 9th के बच्चे और इवन 11th के बच्चे भी काइनेमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो वो डर कुछ नहीं है, डर एक्चुअल में तभी आता है जब कोई गैप आ जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का। तो आप ये समझिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको उस गैप को फिल करेगी और आपके डर को कम करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट थिंग फ्री फॉल में। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं फ्री फॉल के लिए। u इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज a इज इक्वल टू g। ये नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर रहेगी g, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो a इक्वल टू g एंड द थर्ड वन इज s इज इक्वल टू h, s इज इक्वल टू h and the fourth one is v maximum just before hitting the ground। ठीक है ना, मतलब जब ये हिट करेगा इसको उसके जस्ट पहले जो स्पीड होगी वही स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि नीचे बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इतनी चीज़ें आपको फ्री फॉल में कंठस्थ कर लेनी है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। कई बार इन क्वेश्चंस को भी पूछ लिया जाता है और कई बार नहीं, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप चाहो और इसमें एम वगैरह भी दे सकते हैं तो उससे अपन मोमेंटम भी निकालेंगे आगे पढ़ के अपन आगे चल के। और मोमेंटम के साथ में अपन लोग ये भी देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है फ्री फॉल कंडीशन में, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी अपन को यहाँ पे याद रख लेना चाहिए क्वेश्चन लिखने के पहले। तो 5th पॉइंट इकट्ठे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, याद रखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी दिमाग आपका ये बोले इतना सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप दिमाग को 2 झापड़ मारो खींच के, क्योंकि इतना सारा याद करना पड़ेगा दैट डजंट मीन कि आप याद नहीं करोगे। ठीक है, ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, है ना, और करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम से इसको समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, जिसका मास और वेलोसिटी वगैरह सब अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। और ये नीचे गिर रहा है एंड और ये नीचे गिर गया है। ठीक है, ए, this is the top most point, top most point, and this is the lowest point या पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसको अपन फ्री फॉल किया था तो ये हुआ है। ठीक है ना, ये अंडर फ्री फॉलिंग है। ठीक है, क्या है, अंडर फ्री फॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन फर्स्ट वन इज टॉप मोस्ट पॉइंट पर। टॉप मोस्ट पॉइंट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, जो आपको याद रखना है, दैट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा मैक्सिमम, विच इज़ mgh। h यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ग्राउंड से यहाँ तक की, दिस इज द हाइट, सो दिस mgh। और ये क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट पर डिपेंड करती है। देखो मास तो बदलेगा नहीं, मास तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, अपन लोग 9th क्लास में तो अपन ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
यानी कि किसी भी चीज़ का मास जो है वो कंजर्व है, यानी कि संरक्षित है, यानी कि वो बदल नहीं सकता। और इसका मतलब ये भी है कि हम मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो केवल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो फाइनली मास तो कंजर्व है, तो मास बदल नहीं सकता। जी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए सेम वैल्यू रखती है, वो भी बदलती नहीं है। तो अब डिपेंड किस चीज़ पे कर सकता है, दो चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि m इज कांस्टेंट, समझना बात को, मास क्या है, कांस्टेंट है, एंड g ग्रेविटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो mg टोटल क्या हो जाएगा, mg क्या हो जाएगा टोटल, कांस्टेंट, जिसको अपन वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। यहाँ पे टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो वेट इसका वो कितना है, mg, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। और अगर ये कांस्टेंट है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, यानी कि हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। इस बात को आप लोग रिवाइंड कर करके सुनेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो जितना ज़्यादा हाइट होएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब क्या है कि हाइट जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो कितना होता है, mgh, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की यहाँ पे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा 0, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हैंगिंग फ्रॉम द h मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगर कोई चीज़ हैंग हो रही है h मीटर अबव द ग्राउंड, या उसको अपन पकड़े हुए होल्ड किए हुए हैं, वी आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम द h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि u बराबर 0 होता है, क्योंकि क्या है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस लोएस्ट पॉइंट पे जब अपन आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लोएस्ट पॉइंट के लिए जो पहली चीज़ है कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0, बिकॉज क्या कारण होगा, यस सर, क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी, भाई मास तो 0 हो नहीं सकता, जी भी 0 नहीं हो सकती है ना, तो क्या 0 हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, बिकॉज h हाइट इक्वल टू 0। हाइट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, जिसके कारण से mgh टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, और सेकेंड चीज़ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, क्यों हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, और जो कि कितनी होगी, हाफ mv²। लोएस्ट पॉइंट पे जब वो जस्ट टच कर रहा होगा ग्राउंड को, जब वो जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तो उस समय पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लिखा है, v मैक्सिमम होता है कब, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड या हिटिंग द ग्राउंड। तो जब वो जस्ट हिट कर रहा होता है ग्राउंड को, उस समय पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो बिकॉज v यानी कि वेलोसिटी, v लिखते हैं अपन सीधा, वेलोसिटी इज मैक्सिमम जस्ट हिटिंग द ग्राउंड या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सो v यहाँ पे अपन को मालूम है कि मास तो चेंज होगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, v के ऊपर। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिख लेना है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मैं बता देता हूँ, दिस इज 5 स्टार, दिस इज 5 स्टार, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो याद रखना आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। एंड पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, हाइट के, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं ये वाला पार्ट आपको रब करके आगे का करेंगे, ठीक है। तो
सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान से देखने के लिए आप सारी की सारी चीज़ों को लिखें और ध्यान से सुने। मैंने पूरी कोशिश की है और मैं आगे भी करता रहूँगा इस तरीके से कि आपको बहुत समझा के स्लो करके मैं बोल के पढ़ाऊँ, ताकि आपको मेरी बात एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, अपन साथ ही साथ में विजुलाइज करते जाएं और साथ ही साथ में पढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चे को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज क्रिसमस डे है और मैं काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आशा करूँगा कि आप लोग भी पढ़ाई कर करके मेरी इस मेहनत को सफल बनाएंगे और साथ ही साथ में आप शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को भी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप उन टॉपिक्स को भी मुझे कमेंट करके बताएं जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, 9th 10th का, 11th 12th का। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट तरीके से आपको उस इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सकूँ, ट्रांसमिट कर सकूँ नॉलेज को। तो आपसे जल्दी मिलेंगे, इसी आशा से आपसे विदा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना दोस्त अंकित गुप्ता।